नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम क्लास कर रहे थे इकोनॉमिक्स की और इकोनॉमिक्स में लास्ट क्लास में हमने शुरू किए थे आपके टॉपिक्स मुद्रा और बैंकिंग, इसके अलावा महत्वपूर्ण बजट के अवयव। तो ये 2 टॉपिक्स के हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे थे। लास्ट क्लास में 46 क्वेश्चंस तक कर चुके थे, उसी के आगे शुरू करेंगे, ठीक है? शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। सबसे पहला देखो, कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी। तो सवाल ये पूछ रहा है कि इसकी स्थापना हुई कब? आंसर तो आपको आना चाहिए 1955 सही उत्तर होगा। लेकिन इसके बारे में 2 बातें और एक्स्ट्रा याद रखो। कौन-सी? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के साथ हुआ क्या कि इसकी स्थापना करी गई 1955 1900 1955 में इसकी स्थापना हुई। और अगर आपसे पूछे कि किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी, तो समिति का नाम याद रखना, ये है एडी गोरवाला। एडी गोरवाला समिति, ठीक है? भूलना नहीं बिल्कुल भी। और एसबीआई के बारे में एक बात याद रखो कि ये जो बैंक है, ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है। राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है। बस इतनी बातें याद रखो, हम आगे बढ़ते हैं। तो 47 का क्या हो जाएगा? 47 का हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद आ जाओ 48 में। 48 में क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, अभी-अभी मैंने बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है? पब्लिक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आओ 49 में। कह रहा है कि वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुँचने के लिए किसान क्लब बनाए थे। तो ये किसान क्लब बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं अगर हम यूपी की बात करें, तो यूपी ने इन्हीं को एस्टैब्लिश करने के लिए यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नाबार्ड के साथ समझौता भी किया था। नाबार्ड। अब आ जाओ 50 में। 50 क्या कह रहा है? कहा गया है कि मुझे बताओ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? यहाँ पर पूछा है जो कह रहा है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं, इनका चयनकर्ता कौन है? तो ये ऑप्शन दिए हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक करता है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है या फिर संबंधित बैंक का प्रबंधन करता है या फिर नन ऑफ दीज़। यहाँ पर उत्तर होना चाहिए ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज़, ठीक है? चूँकि पहले बैंक जो बोर्ड ब्यूरो करता था, लेकिन अब आजकल इससे ये अधिकार छीन लिया गया है। तो कौन करता है? आओ ज़रा एक बार डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर आओ। एक ब्यूरो है जिसको बोलते हैं वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, लिख लो इसके बारे में। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, ठीक है? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, ये जो ब्यूरो है, ये अस्तित्व में कब आया? या हम कहें जो पहले स्थापित किया गया था बैंक बोर्ड ब्यूरो, उसको इस संस्थान ने प्रतिस्थापित किया है और ये प्रतिस्थापित किया था 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 को हुआ क्या? हुआ ये कि बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी बैंक बोर्ड ब्यूरो को प्रतिस्थापित किया गया। किसके द्वारा ये प्रतिस्थापित हुआ है? ये हुआ है वित्तीय सेवा संस्थान के द्वारा। ठीक। अब इसके स्थान पर आ गया वित्तीय सेवा संस्थान, तो अब इसका काम क्या है? इसका काम जो काम ये करता था, लगभग-लगभग वही काम थोड़े से परिवर्तनों के साथ इसको काम सौंप दिए गए हैं। जैसे ये काम करता था कि पहले जो नियुक्तियाँ हैं निदेशकों की, उनकी सिफ़ारिश करना इसका काम होता था, अब इसका काम हो गया है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ए गलत हो जाएगा और आपसे पूछ रहा है अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो अध्यक्षों का चयन करने के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो आ जाएगा यहाँ पे। इसलिए ई ऑप्शन सही होगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब एक बात समझो, ये बीबीबी लिखा है, इसके बारे में भी जान लो। इसको बोलते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो। 2 बातें यहाँ से याद रखना, कौन-सी? बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना आपसे पूछेगा। स्थापना पूछेगा या एक शब्द का इस्तेमाल करेगा, आपसे कहेगा मुझे इसका गठन बताओ, तो बता देना 2016। ठीक, फिर आपसे पूछेगा मुझे इसकी समिति बता दो कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो गठन किया गया था, वो गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? बता देना पीजे नायक समिति। पीजे नायक समिति, बस इतनी बातें याद रखनी है आपको। और आ जाओ वापस क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें? ठीक है, 51 की तरफ चलो। 51 को ध्यान से देखो।
कह रहा है कि किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ करी थी? ये करी थी आईसीआईसीआई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? दीर्घकालिक औद्योगिक वित्तीयन में आईसीआईसीआई भी है, आईडीबीआई और आईएफसीआई भी है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर स्थापना याद रखना, ये संबंधित है 1955 से, आईडीबीआई संबंधित है 1964 से, और आईएफसीआई संबंधित है जिसका ईयर है 1948। ये मैच कराने के लिए आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। आईसीआईसीआई 1955, आईडीबीआई 1964 और आईएफसीआई 1948। 52 के बाद चलो 53 में। 53 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ, ये बैंकें दी हैं, इनके प्रकार मुझे बताओ। ये जो इंडियन बैंक है, ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, यानी 4 में मिला दो आईसीआईसीआई। इसको कहाँ मिलाओगे? निजी क्षेत्र में। ठीक है, बी का हो जाएगा तीसरा। और सिटी बैंक को मिला दो विदेशी से, ये अमेरिका की है, यूएसए की। और ये लिखा है सारस्वत, ये मिला दो आप सहकारी बैंक से। ठीक, अब आंसर मैच करा लेना। क्वेश्चन नंबर 54 में चलो। यहाँ लिखा है एमरो बैंक। ये एमरो बैंक कहाँ की है पता है? ये एमरो बैंक है अमेरिका की नहीं, नीदरलैंड की। एमरो बैंक। ये लिखा है बार्कलेज बैंक। ये बार्कलेज बैंक है यूके की, दूसरा सही है। और कुकमिन बैंक, ये कहाँ की है? ये जापान की नहीं है, ये है दक्षिण कोरिया की। ये है दक्षिण कोरिया की। ठीक, तो पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। कह रहा है कि सही सुमेलित उत्तर की पहचान कर लो, तो बता दो आप। दूसरा सही है, केवल दो। फिर आ जाओ 55 में। 55 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बताओ, ये दिए गए हैं, विचार करो इनमें। तो एक तो सबसे पहले तो आपको जो इस्टेब्लिश हुए हैं उनका ईयर पूछ रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है 1975 में। क्या ये बात सही है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात हो रही है। अग्रणी बैंक योजना 1969 में आई थी, ये भी बात सही है। नाबार्ड 1982 में आया था, ये भी बात सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में आया था, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर सारे सही हो जाएंगे, ऑल होना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाओ। ये सवाल अच्छा है, इसको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है, कई बार ये रिपीट भी हुआ है एग्जाम में। ये लिखा है अग्रणी बैंक योजना, शब्द को ध्यान से समझो। लिखा है अग्रणी बैंक योजना, इसको एलबीएस भी कहा जाता है, एलबीएस स्कीम कहा जाता है। इसको बोलते हैं लीड बैंकिंग स्कीम, लीड बैंकिंग स्कीम। ठीक, एलबीएस कहेंगे। तो कह रहा है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था? ये याद कर लो, दिसंबर 1969 में। दिसंबर 1969 में याद कर लो एज इट इज चीजें। अब यहाँ पर आओ, इस योजना के बारे में दो तीन बातें मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा में, इनको याद रखना। बात हो रही है अग्रणी बैंक योजना की। अग्रणी बैंक योजना की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो अग्रणी बैंक योजना है, आपसे पूछे ये कब आई थी, तो बताओगे दिसंबर 1969 में। ठीक है, इसके द्वारा लागू हुई। लागू करने वाली संस्था कौन है? तो आप बताओगे ये है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ तक बात समझ गए? इसका विकास एक अध्ययन दल के अंतर्गत हुआ था। ये अध्ययन दल कहलाता है गॉडगिल अध्ययन दल। इसी के साथ इसका विकास हुआ था, लिख लो। आपसे पूछा जाए कि कौन सा अध्ययन दल इससे संबंधित है, तो बताओगे गॉडगिल, यानी कि ये गॉडगिल अध्ययन दल के साथ इसका विकास हुआ, के साथ इसका विकास हुआ। बस यहाँ तक बात समझो। ठीक है, इसके अलावा एक समिति और आपसे पूछी जाती है, इसको बोलते हैं एफ नरीमन समिति। आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो समिति है नरीमन समिति, ये किससे संबंधित है, तो बताओगे बैंकों के बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम से। बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम से ये संबंधित है। ठीक है, बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम से, बस इतनी बात याद रखो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है। वापस आ जाओ, 56 का हो जाएगा सी ऑप्शन। और आगे बढ़ें, 57 की तरफ चलो। कह रहा है कि एल बी एस, ये लिखा है एल बी एस,
LBS इसका मतलब अभी मैंने बताया था आपको क्या है, लीड बैंकिंग स्कीम। एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? सीधा सवाल पूछा गया है, देखो एलबीएस क्या है? क्या है? लीड बैंकिंग स्कीम, बोले तो हिंदी में अग्रणी बैंकिंग योजना। ठीक है, अग्रणी बैंकिंग योजना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, 58 में 58 में कह रहा है कि लीड बैंक का कार्य किया जाता है, यानी कि लीड बैंक का कार्य उसके माध्यम से किया जाता है, ये पूछ रहा है क्या? लीड बैंक का कार्य किया जाता है, सबसे पहला है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या फिर किसी भी बैंक के द्वारा, या फिर इस कार्य के लिए नामित बैंक द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस काम के लिए जो नामित बैंक होगी उसी के द्वारा किया जाता है। और ये जो लीड बैंक योजना है ना, इस योजना के अंतर्गत जो प्रत्येक बैंक है, कोई भी बैंक है, उसे एक जिला आवंटित किया जाता है और फिर उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। ये स्टेटमेंट लिख लो आप, पूछा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एलबीएस की, लीड बैंक स्कीम। इस स्कीम में होता क्या है? इसमें ये होता है कि इसमें प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है, एक जिला आवंटित किया जाएगा। ठीक है, और फिर जिसे आवंटित किया जाएगा वो अपना काम करेगा, फिर उसे, यानी कि हम कहें उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। लीड बैंक की इसमें संज्ञा दी जाएगी। ठीक, यहां तक बात समझ गए? अब वापस आ जाओ 59 में। चलो 59 क्या कह रहा है? कह रहा है लीड बैंक योजना का उद्देश्य क्या है? अभी यहाँ पर आपको उद्देश्य पढ़ने होंगे, स्टेटमेंट्स पढ़ो, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें, कार्यालय नहीं, जिलों को आवंटित किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, ये भी गलत है। एक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं, ये बात सही है। सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें, ये भी ठीक नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 में कह रहा है कि सेवा क्षेत्र उपागम इसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया जाता था। यहाँ पर साफ साफ लिखा है सेवा क्षेत्र उपागम, ये किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया जाता था? तो बताइए, सेवा क्षेत्र उपागम के बारे में पूछ रहा है आपसे। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या फिर अग्रणी बैंक योजना, यही है लीड बैंक स्कीम, एलबीएस इसे कहा गया है, एलबीएस। ठीक है, और सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण कब शुरू किया गया था इसके माध्यम से? 1989, 1989 में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण शुरू हुआ था। तो सेवा क्षेत्र उपागम के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ पर देखो, कह रहा है मुझे बताओ जिला साख योजना ये किसके द्वारा बनाई जाती है? अभी मैंने आपको बताया था एलबीएस, तो लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है, ए ऑप्शन। ठीक है, 61 का हो जाएगा ए। 62 में आ जाओ, 62 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में काम करता है? लघु उद्योग यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा बैंक है? ये है सिडबी, सिडबी। और सिडबी का की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है लखनऊ में, अपना लखनऊ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिडबी, SIDBI। ठीक है, और आगे बढ़े। अब देखो 63 में कह रहा है कि मुझे बताओ सिडबी की स्थापना की गई थी किसके लिए? SI है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज लिखा है, ये SI का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज। कुटीर गलत है, लघु स्तरीय उद्योग ये सही हो जाएगा, बी, बी ऑप्शन, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करो। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर लिखा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, है ना, और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। इसमें पूछ क्या रहा है? जस्ट वेट। इसमें कह रहा है मुझे ये बताओ कि उपर्युक्त में से किनको भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में माना जाता है? तो वित्तीय समावेशन के लिए कदम कौन से उठाए गए थे? वित्तीय समावेशन के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया था, ये भी बात सही है।
बैंक शाखाओं द्वारा गाँवों को अपनाना। हाँ, ये बात सही है। सारे के सारे सही हो जाएँगे। 1, 2 और 3 यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 में आ जाओ। 65 क्या कह रहा है? 65 में कहा गया है कि भारत में 1991 के बाद शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधार से निम्नलिखित में से कौन-सा संबंधित नहीं है? पूंजी पर्याप्तता, गैर आस्तिकारी परिसंपत्तियाँ या फिर एफआरबीएम अधिनियम, जिसको बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 65 में 2 बातें याद रखो। कौन-सी? ये बातें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। एक तो सारफेसी एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। ये एक्ट कब आया, इसको याद रखना। ये लिखा मैंने SARFAESI, ठीक है? सारफेसी एक्ट ये 2002 से संबंधित है। याद रखना इसको, बस इतनी बात याद रखो। इसके अलावा एक अधिनियम आपको याद रखना है। एक अधिनियम आपको याद रखना है। कौन-सा ये अधिनियम है? इसको बोलते हैं वित्तीय उत्तरदायित्व, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, बजट प्रबंधन अधिनियम। तो ये जो अधिनियम है बस इसका ईयर याद रखना 2003, ठीक है? और इसी अधिनियम के अंतर्गत कुछ रूल्स लाए गए थे। ये रूल्स कब लाए गए थे? ये लाए गए थे 2004 में। ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स हैं एफआरबीएम नियम। तो एफआरबीएम नियम को कब अधिसूचित किया गया? ये सवाल आपसे पूछता है। ये अधिसूचित किए गए थे 2004 में, ठीक है? एक तो ये महत्वपूर्ण बात है और दूसरी आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। ये मैच कराने के लिए पूछे जाते हैं आपसे सवाल, ठीक? और 65 का हो जाएगा सी ऑप्शन। चलो चलते हैं 66 की तरफ। क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे? योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके या फिर निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके या फिर कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके। सारे सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है यहाँ पर। देखो, कह रहा है कि कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? बताइए भाई। गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, ये तो बिल्कुल है। फिर कह रहा है कि कमजोर वर्ग को संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये भी ठीक है। बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। वित्तीय समावेशन कर रहे हो आप। फिर कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना, ठीक है, ये भी बात सही है। 67 के बाद और आगे बढ़ो, 68 में चलो। कह रहा है मुझे बताओ, कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? बाधक कौन सा है? निम्न आय बाधक है। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। निरक्षरता, ये भी बात सही है। बैंकिंग शाखाओं का अभाव, ये भी बात सही है। सारे के सारे यहाँ पर बाधक हैं। ठीक। 69 में आ जाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ, इनमें से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखो। 2000 कब बनाई गई? सबसे पहले तो 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन था? सी रंगराजन साहब। याद कर लो इसको, ठीक है? इसके बाद चलो चलते हैं 70 में। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, आरबीआई के अनुसार, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एसएफपी बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंड निम्न में से क्या होने चाहिए? इसकी न्यूनतम शुद्ध परिसंपत्ति 1500 करोड़ होनी चाहिए, गलत है। शुद्ध परिसंपत्ति 500 करोड़ होनी चाहिए, ये भी गलत है। 2000 करोड़ होनी चाहिए, ये भी गलत है। आंसर होगा न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ठीक, 70 का हो जाएगा डी ऑप्शन, डी। और आगे बढ़ें, 71 में चलो। 71 कह रहा है कि 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, जिन्हें कहते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित हुए थे? ये समिति रट्टा मार दो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। समितियां पूछी जाती हैं। एक तरफ समिति लिख देगा, उसने कौन सी सिफारिश करी है, दूसरी तरफ वो लिख देगा और कहेगा इनको मैच कराओ। ठीक। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसकी सिफारिश पर स्थापित हुए थे? आप बताओगे मालेगाम समिति। बात समझ पा रहे हो? 71 का ये ऑप्शन। और चलो
72 में 72 में कहा गया है कि मुझे बताओ कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है। परिसंपत्ति पूछ रहा है, ध्यान से समझो। किसानों को साख, ये परिसंपत्ति है। इसके अलावा लिखा है जनता की जमा, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण और उद्योगों की मांग जमा, ये तीन के तीनों ये कहलाते हैं देनदारियां। देनदारियां, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा किसानों को साख, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, 73 में क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो परिसंपत्ति में क्या शामिल नहीं है, अग्रिम शामिल नहीं है, या फिर जमा, या फिर निवेश, या फिर मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा। ठीक है, कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में क्या शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। इसमें जमा शामिल नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 74 देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है। निम्नलिखित में से कौन है अ, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है मांग जमाएं, या फिर सावधि जमाएं, बैंकिंग देनदारियां, और साथ ही साथ अन्य उधार ली गई राशियां। इसमें सावधि जमाएं सही हो जाएगा, 74 का बी ऑप्शन। सबसे महत्वपूर्ण अंश पूछ रहा है। 74 के बाद चलते हैं 75 में, क्या कह रहा है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है एनपीए। बात एनपीए की हो रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की हो रही है। एक बात याद रखो, कोई भी ऋण अगर वो 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है तो वो एनपीए घोषित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एनपीए का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। तो बैंक जमा जिसका निवेश नहीं किया जाता, ये गलत है। पूंजी परिसंपत्तियों में प्रयोग में नहीं है, ये भी गलत है। ऐसे ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ 90 डेज निर्धारित हैं, इसको भी याद रखना, ये भी सवाल पूछा जाता है। 76 में आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में बैंकों के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। यहाँ पर कह रहा है, इसको फिर से समझो, कह रहा है कि भारत में बैंकों के द्वारा, ठीक है, इस शब्द को समझो, बैंकों के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य क्या है। अब ये जो प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो बैंकों के द्वारा जो ऋण दान के प्राथमिक क्षेत्र हैं, उनकी कई सारी श्रेणियां हैं। जैसे यहाँ पर आओ, दो तीन बातें बताते हैं हम आपको। बैंकों के लिए बैंकों के लिए ऋण दान, बैंकों के लिए ऋण दान के प्राथमिक क्षेत्र में श्रेणियां, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये श्रेणियां याद रखना, कौन कौन सी श्रेणियां हैं। एक तो है कृषि, इसके अलावा एमएसएमई, तीसरा कौन सा हो जाएगा, गृह, चौथा हो जाएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट, और भी कई सारे हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, साथ ही साथ सामाजिक अवसंरचना, ये भी सारे हैं। तो इसमें कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। कृषि को, हाँ बिल्कुल है। लघु एवं छोटे उद्यमों, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है कि दुर्बल वर्ग, ये भी बात सही है, यानी कि सामाजिक अवसंरचना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सारे के सारे। ठीक है, अब आ जाओ 77 में। 77 में कह रहा है कि लघु अवधि ऋण की अवधि क्या होती है। ये होती है अधिकतम 15 महीने। हालांकि ये निर्भर करता है एंटिटी के ऊपर, तो ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अवधि के आधार पर अवधि के आधार पर ऋणों का वर्गीकरण, ऋणों का वर्गीकरण, ये 3 प्रकार के वर्गीकरण आप याद रखोगे। कौन-कौन से? पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और एक तीसरा प्रकार। यहाँ पर पहले प्रकार में अवधि जो है वो 15 माह से कम निर्धारित की गई है। और जो दूसरा प्रकार है, हम कहें दूसरा वर्गीकरण है, उसमें अवधि 15 माह से 5 साल निर्धारित की गई है। और जो तीसरा वर्गीकरण है, उसमें अवधि
5 साल से ज़्यादा निर्धारित की गई है। बस इतनी बातें याद रखो। अब सवाल ये बनता है कि 15 माह से कम अगर अवधि है, तो फिर उसका वर्गीकरण किसमें किया गया है? किस प्रकार के ऋण में किया गया है? तो आप बताओगे ये है लघु अवधि लघु अवधि ऋण। आपसे पूछे लघु अवधि जो ऋण है उसकी समय सीमा, तो बताओगे 15 माह से कम। 15 से लेकर 15 माह से लेकर 5 साल तक की अगर समय सीमा है तो किस प्रकार का ऋण होगा? ये होगा मध्यम अवधि ऋण। ठीक, इसे याद रखोगे। अब 5 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर ये किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ये आएगा दीर्घ अवधि ऋण के अंतर्गत। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब वापस आ जाओ। यही पूछ रहा था आपसे कि मुझे बताओ लघु अवधि ऋण, इसकी अवधि क्या होगी? 15 माह से अधिकतम 15 माह। 78 में चलो, 78 क्या कह रहा है? 78 में कहा गया है कि मुझे बताओ निम्नलिखित पर विचार करो। और कह रहा है कि कौन आंतरिक यानी इंटरनल डेप्थ के घटक हैं। इंटरनल डेप्थ के घटक कौन से हैं? बाजार ऋणदान है यानी मार्केटिंग बोरोविंग्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, और साथ ही साथ सिक्योरिटी इश्यूड टू आरबीआई। तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन। 79 देखो, 79 में क्या कहा गया है? इसमें कह रहा है कि मुझे बताओ भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये स्टेटमेंट दिए हैं। आरबीआई से संबंधित ये स्टेटमेंट है, कह रहा है कि बताओ मुझे सही उत्तर कौन सा है। आरबीआई क्या एक शीर्ष बैंक है भारत का? ये एपेक्स बैंक है। ये मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, बिल्कुल सही है। मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये गलत है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखो आरबीआई किसी भी व्यक्ति या व्यापारी घराने को ऋण नहीं देता है। अब यहाँ देखो, ये नाबार्ड के कार्यों को पर्यवेक्षण करता है, ये भी बात सही है। तो 1 2 4 होने चाहिए सही। 1 2 और 4, यानी डी ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर सी में आ जाओ। तो डी क्या कह रहा है? अरे मुझे बताओ ये जो आरबीआई लिखा है, इस आरबीआई के संबंध में ये स्टेटमेंट दिए हैं, इनके आधार पर मुझे बताओ कथन कौन सा सही है। ठीक है, वो ये केंद्र सरकार का बैंकर है, बिल्कुल सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, क्या ये बात सही है? मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है? ठीक है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, हाँ ये भी बात सही है। यह भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है, ये भी बात सही है। सारे के सारे 1 2 3 और 4, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी का। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 81 में। 81 में क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ सही उत्तर कौन सा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है, किस आधार पर नियंत्रित करता है? परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, और बैंकों का समापन। ठीक है, ये सारे सही हैं। परिसंपत्तियों के तरलता के आधार पर। और चिटबिट क्या कह रहा है कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है ना? तो पहला वाला सही है। शाखा विस्तार ये भी ठीक है, बैंकों का विलय ये भी सही है, और बैंकों का समापन सारे सही हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाओ 82 में। 82 क्या कह रहा है? 82 में कहा गया है, ध्यान से देखो। अरे मुझे बताओ कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ये तो बिल्कुल सही है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य स्तरों का बैंक है। केंद्रीय एवं राज्य आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सॉरी सरकारों का बैंक है, ये भी हम कह सकते हैं कि ठीक है। और आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, ये भी बात कह सकते हैं, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1949 को हुई थी क्या? आरबीआई की स्थापना तो 1935 का जो अधिनियम आया था ना, वहां पर हुई थी। ये तो गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत है ना? जबकि अगर आपसे यहाँ पर स्थापना की जगह राष्ट्रीयकरण लिखा होता तो आंसर सही होता ये, लेकिन ये डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, अब आरबीआई के बारे में 3 4 बातें याद रखो। देखो, आरबीआई इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बातें याद रखने वाली हैं? तो 1 अप्रैल 1935 इसको हुई है आरबीआई की स्थापना। आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। इसकी स्थापना कहाँ हुई?
तो ये हुई थी कलकत्ता में, ये हुई थी कलकत्ता में। अब इसी के दरमियान आरबीआई एक्ट आता है। एक्ट आया 1934 में, याद रखो। फिर एक वर्ष है 1937। ये वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? कहते हैं कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो पहले कोलकाता हुआ करता था, फिर कोलकाता से स्थानांतरित हुआ कहाँ? मुंबई में। आजकल इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित हुआ, तो बताओगे 1937 में, 1937, भूलना नहीं बिल्कुल भी। एक वर्ष है 1949, 1949। क्या हुआ 1949 में? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। बस इतनी बातें याद रखो। एक बात और है, आरबीआई इसे क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ यह यह विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। विदेशी विनिमय निधि का यह अभिरक्षक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये चार्ट बना दो, चीजें याद रखना। 82 के बाद चलो चलते हैं 83 में। 83 को ध्यान से देखो। कह रहे मुझे बताओ, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव ये किसके द्वारा होता है? बता दो, आरबीआई के द्वारा होता है। 84 में आ जाओ। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? बता दो, आरबीआई करता है। इसके बाद आ जाओ 85 में। कह रहा है मुझे बताओ, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सभी प्रकार के नोटों को जारी करता है, यही गलत हो गया। लिखा है सभी प्रकार के नोट, सभी प्रकार की करेंसी नोट को जारी करता है, बस गलत हो गया। सारे तुम जारी कर लो, लेकिन 1 रुपया थोड़ी जारी कर पाओगे। 1 रुपया तो भैया वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो बस देख लो यहाँ पे, ये लिखा मैंने 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया। तो ये जारी करने की जिम्मेदारी किसकी है? 1 रुपया जारी, ये आरबीआई तो नहीं करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन अगर वित्त मंत्रालय ना हो तो क्या ढूंढोगे? कहीं आपको भारत सरकार लिखा मिल रहा है? भारत सरकार इसे जारी करता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। तो फिर इस पर हस्ताक्षर किसके होंगे? बता दो, वित्त सचिव के। वित्त सचिव के इस पर हस्ताक्षर होते हैं। यही सवाल आपसे पूछ रहा था कि मुझे बताओ कौन सा कथन सही नहीं है। इसके बाद सारे सही हैं। बैंकों का बैंक है ना, विदेशी मुद्रा का नियमन करता है, वगैरह वगैरह। अब आ जाओ 86 में। कह रहे 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त मंत्री के नहीं होते हैं ना, गवर्नर के नहीं होंगे, वित्त मंत्रालय के सचिव के। 86 के बाद चलो चलते हैं 87 के पास। 87 को ध्यान से देखो। कह रहे मुझे बताओ, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। साख नियंत्रण है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर, एक मिनट, कह रहा है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में काम करता है, ये भी ठीक है। मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, ये भी सही है। साख सृजन का काम इसका नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 88 में आ जाओ। क्या कह रहा है? कह रहे मुझे बताओ, कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन है, विदेशी व्यापार का नियमन नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ध्यान देना, विदेशी व्यापार का नियमन जो है वो करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भी गलत है। फिर आ जाओ 89 में। क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ, मौद्रिक नीति ये क्या है? मौद्रिक नीति क्या है? ये राजकोषीय नीति के विपरीत है, या राजकोषीय नीति का पूरक है, या फिर मंदी के दौरान अधिक प्रभावी, या फिर प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति का पूरक होना चाहिए, बी ऑप्शन। ये ए गलत लिखा है, यहाँ बी कर लो आप। ठीक है, यही सही होगा। मौद्रिक नीति है, आप बताओगे राजकोषीय नीति का पूरक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसका बी आंसर सही होगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसी में एक दो बातें और समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मौद्रिक नीति की। मौद्रिक नीति, ठीक है। बस दो बातें याद रखो। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आप बताओगे ये राजकोषीय नीति का पूरक है। राजकोषीय नीति का ये एक पूरक है। और दूसरी बात,
इसी की सहायता से आरबीआई अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो ये काम किसके आता है? मौद्रिक नीति का कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य होता है कि ये आरबीआई इसी की सहायता से इसी की सहायता से पैसों की जो आपूर्ति होती है, आपूर्ति होती कहाँ है? ये होती है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है? ये मुख्य बात आप याद रखोगे। और आगे बढ़ें। अच्छा, अब आ जाओ थोड़ी बातें कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई, यहाँ से 2 बातें समझो। कौन-कौन सी बातें? देखो, हुआ ये कि मान लेते हैं आरबीआई जो ब्याज दरें हैं, अगर इनको घटाता है तो क्या परिवर्तन होता है, और आरबीआई अगर ब्याज दरों को बढ़ाता है तो क्या परिवर्तन होता है। स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखना। ये आरबीआई है। इस आरबीआई ने क्या किया? किया ये कि इसने ब्याज दरों को घटाया। ठीक है? एक कंडीशन ये है। इस कंडीशन में क्या होगा? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि आरबीआई ने ब्याज दरों को बढ़ाया। अब क्या परिवर्तन होगा अर्थव्यवस्था में? तो दोनों ही बातें याद रखो। अगर आरबीआई ब्याज दरों को घटाता है, बात समझना, तो फिर जो मार्केट है या हम कहें अर्थव्यवस्था है, उसमें नगदी का अनुपात बढ़ने लगेगा। भाई ब्याज दर घटा दिया जाएगा, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में जो नकदी है, नकदी का अनुपात बढ़ेगा। ये स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पर आओ, अगर आरबीआई ने ब्याज की दरों को बढ़ा दिया, क्या होगा? तो फिर ब्याज की दर बढ़ गई है, तो लोगों के पास जो पैसा होगा वो कम होगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में जो नकदी का अनुपात ये कम होगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट याद रखना। यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 89 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है? 90 की तरफ चलो। 90 कह रहा है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुझे बताओ। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो सरकारी खर्च बढ़ाना या मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 देखो, 91 क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य है? मूल्य स्थिरता है, आर्थिक स्थायित्व है, और अ, आय और परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण। 1 मिनट, उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है ना? कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? हाँ, ठीक है। मूल्य स्थिरता तो है, आर्थिक स्थायित्व भी है, आय और परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण ये गलत हो जाएगा। विदेशी, हाँ ये भी ठीक है, ये सी ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, 92 क्या कह रहा है? 92 में कहा गया है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? बता दो आंसर। ये करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है? 92 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आ जाओ, चलते हैं 93। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो चलते हैं 94 में। कह रहा है कि कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है। ये उपभोक्ता उधार का नियमन या उधार राशि, यहाँ पर उधार राशि नियमन, या फिर अंतरण मार्जिन अपेक्षाएं, या फिर परिवर्ती कोष अनुपात, जिसको बोलते हैं वीआरआर, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है। आंसर हो जाएगा वीआरआर, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। फिर आ जाओ 95 में, क्या कह रहा है? 95 में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या है? ये लिखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस प्रकार की शब्दावलियां एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है? देख लो जरा यहाँ पर, ये लिखा मैंने, ओपन मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे ही मैंने कहा तो आपको हिंदी में समझ में आना चाहिए हम बात कर रहे हैं
खुले बाजार की कार्यवाही से। ठीक है? अब अगर ये शब्द आपको दिख जाए कि खुले बाजार की कार्यवाही क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो आप बताओगे इसके अंतर्गत विक्रय होता है, या हम कहें विक्रय मतलब व्यापार होता है। कैसा विक्रय होता है? तो इसमें सरकारी प्रतिभूति और ट्रेजरी बिल का ट्रेजरी बिल का व्यापार यानी कि क्रय और विक्रय होता है। तो ध्यान देना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होगा? सरकारी प्रतिभूति और ट्रेजरी बिल का सेल परचेज यानी कि क्रय और विक्रय होगा। अब इस आधार पर यहाँ पर देखो कौन सा सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? सिक्योरिटीज में व्यापार करना, यही सही हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक, सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटीज, उनका क्रय विक्रय करना यानी कि व्यापार करना। 96 देखो, अरे मुझे बताओ, खुला बाजार प्रचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात हो रही है, ये किसे निर्दिष्ट करता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना बिल्कुल गलत है, ये व्यापार को निर्दिष्ट करता है, ध्यान रखना। अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्र में ऋण देना गलत है। आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, बस यही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 97 देखो, चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? ये साधन है मुद्रा नीति के, याद रखो, मुद्रा नीति। 98 में क्या कह रहा है? 98 में कहा गया है कि जिन्हें आरबीआई व्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में प्रयोग करती है वो कौन है? चयन करो। बैंक दर में वृद्धि, बिल्कुल सही है। नकद आरक्षण अनुपात में वृद्धि, ये भी सही है। सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, ये भी सही है। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, ये गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। 99 में आ जाओ, जरा मुझे बताओ कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो सरकार को उधार देते हैं, इसे क्या कहते हैं? आपने एसएलआर का नाम सुना है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये है एसएलआर। इसको बोलेंगे सांविधिक तरलता अनुपात। ये वही है जो जिसके माध्यम से बैंक को अपने भंडार में कुछ ना कुछ बनाए रखना आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पर दो बातें लिख लो, एसएलआर, एसएलआर क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात क्या है ये? यह यह वास्तव में तरल परिसंपत्ति की मात्रा होती है, तरल परिसंपत्ति की मात्रा है। और इसमें अनिवार्य क्या है? तो याद रखो, इसे बैंक अपने, या हम कहें इसे बैंक को अपने भंडार में बनाए रखना आवश्यक होता है, बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, ये है एसएलआर, बस इतनी बात याद रखो। तो वापस आ जाओ, याद रखना, कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देते हैं, आंसर हो जाएगा एसएलआर। 99 के बाद चलो चलते हैं 100 यानी कि 100। 100 क्या कह रहा है? कह रहा है बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल संपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। अभी अभी मैंने बताया था, देखो फिर से पढ़ो इसको। कह रहा है बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल संपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात अपने पास रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर यही तो मैंने लिखा था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। बैंक को अपने भंडार में इसे बनाए रखना होता है। आंसर क्या होगा? एसएलआर। आंसर होगा एसएलआर। 100 में आ जाओ, 100 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। देखो, कह रहा है यदि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो क्या होगा? ब्याज की दर को घटा दिया गया, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ब्याज बढ़ाया जाए और घटाया जाए तो उसमें अंतर क्या होता है? अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटेगा, ये गलत हो जाएगा। कर संग्रह को बढ़ाया जाएगा या फिर निवेश व्यय को बढ़ाएगा, क्या होगा इसमें? इसमें होगा सी ऑप्शन, 181। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 102 में, ध्यान से देखो। कह रहा है वैधानिक एसएलआर की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार ने 2007 में संशोधित कर दिया था? आओ देखो, इसका थोड़ा सा इतिहास जान लो। एसएलआर, गौर करना जरा।
मैं बात कर रहा हूँ एसएलआर की। एसएलआर की आपसे पूछे न्यूनतम सीमा क्या थी? तो रट्टा मार लो ये बात, ये थी 25%। फिर होता क्या है कि एक वर्ष आता है जनवरी 2007। जनवरी 2007 में आरबीआई के द्वारा कुछ संशोधन किए गए। आरबीआई ने क्या किया? कुछ संशोधन किया। अब आरबीआई ने संशोधन करके एक मानक सेट कर दिया है। इसमें उच्चतम सीमा का मानक सेट कर दिया है और न्यूनतम सीमा का मानक सेट कर दिया है। अगर आपसे पूछे आप बताओ 2007 के बाद उच्चतम सीमा का मानक कितना है, तो 40% और न्यूनतम सीमा का मानक 0%। ठीक है, ये दोनों ही बातें याद रखो। और उससे पहले 25% था। यहाँ पर कह रहे हैं 2007 में संशोधित किया है, उससे पहले वैधानिक एसएलआर की न्यूनतम सीमा क्या थी? बताओगे 25। अब आ जाओ 103 में। कह रहा है कि मुझे बताओ भारतीय रिजर्व बैंक के पास व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? सिंपल है सवाल, ध्यान देना। कह रहा है कि मुझे बताओ आरबीआई के पास व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? सीआरआर। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व। कैश रखा है, रिजर्व रखा है, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पर आओ, कोई वाणिज्यिक बैंक है, ठीक, ये मान लो वाणिज्यिक बैंक है। हुआ ये कि ये अपनी विशुद्ध देयताओं को विशुद्ध देयताओं का कुछ भाग कुछ भाग कहाँ रखेगी? कुछ भाग ये नकद के रूप में या हम कहें जमा के रूप में ये रखेगी, ये जमा करेगी। किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास। तो ये जो पूरी की पूरी कंडीशन बन गई, यानी कि वाणिज्यिक बैंकें हैं वो अपनी विशुद्ध देयताओं देयताओं का कुछ भाग नकद रूप में या फिर जमा रूप में आरबीआई के पास रखेंगी। तो यही क्या है? यही है सीआरआर। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसको बोलते हैं सीआरआर, नकद आरक्षित अनुपात, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 104 में। कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, गौर करना, द्वारा सीआरआर में वृद्धि अगर करी जाती है तो मुझे बताओ क्या होगा? अगर सीआरआर में वृद्धि करी जाती है, यहाँ पर देखो एक मैप के माध्यम से देखो, ये है आरबीआई। गौर करना, आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने किया ये कि जो सीआरआर था इसमें वृद्धि कर दी। ठीक, अब जरा कंडीशन समझना। एक एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा किनारे से लिखता हूँ। ये है आरबीआई। इसने क्या किया? इसने किया ये कि जो सीआरआर था, सीआरआर में वृद्धि कर दी। अब आप सबको पता है कि ये मान लो है बैंक। ठीक है, ये क्या है? बैंक। और ये है आरबीआई। तो ये जो बैंक है ये अपनी कुछ देयताएं रखती है, यानी ये कुछ पैसा रखती है किसके पास? आरबीआई के पास। वही है सीआरआर। अब आरबीआई ने कहा कि भैया तुम अभी तक 100 रुपया हमारे पास दे रहे थे, अब हम इसको बढ़ाते हैं, हमें 500 रुपया चाहिए। अब अगर एक मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, गौर करना। अब जब इस बैंक ने 500 रुपया जमा कर दिया, अभी तक मान लो बैंक के पास है 1000 रुपया। गौर करना, तो अभी तक बैंक एक 100 रुपया इस आरबीआई को देती थी। बैंक के पास कितना बचा? 900 रुपया। तो उसी 900 को ये लोन दे देती थी। मान लो कोई व्यक्ति आया लोन लेने, मार्केट में पैसा रहता था। अब आरबीआई ने कहा कि हमारे पास 500 रुपए दो, हमें 500 रुपए दो। अब है तो इसके पास 1000, और 500 रुपए बैंक ने आरबीआई को दे दिया, तो बचा कितना? 500। अब मुझे बताओ, क्या ये बैंक आदमी जो लोन लेने आएगा क्या उसको ज्यादा लोन दे पाएगा? नहीं। इससे क्या होगा? इससे मार्केट में जो पैसा है वो नहीं ज्यादा जाएगा, अर्थात जो मार्केट में पैसे का फ्लो ये घट जाएगा। इस स्थिति में यही यहाँ पर कहा गया है कि आरबीआई अगर सीआरआर में वृद्धि करती है तो मुझे बताओ क्या होगा? होगा ये कि बैंक की साख सृजन बैंक की साख सृजन क्षमता ये कम हो जाएगी। ठीक, भाई पैसा नहीं है, लोन नहीं दे पाएगा, तो फिर उसके पास फिर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो अगर आरबीआई सीआरआर में वृद्धि करती है, फिर बैंक की जो साख सृजन क्षमता है वो कैसी होगी? कम हो जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर साख सृजन क्षमता कम हो गई तो फिर अर्थव्यवस्था में जो मनी फ्लो है क्या वो बढ़ेगा या घटेगा? जाहिर सी बात है, बैंक के पास पैसा है नहीं,
तो यहाँ पर कोई व्यक्ति आ रहा है इससे लोन लेने, इसके पास पैसे ही नहीं जाएगा और जाएगा नहीं तो अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी है, तरलता है वो कम हो जाएगी। अर्थात इससे परिवर्तन ये होगा कि अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता ये कैसी हो जाएगी? ये कम हो जाएगी। बस ऐसे याद रखो। ठीक? ये बात समझ गए? अगर आरबीआई ने सीआरआर बढ़ाया तो बैंक की साख सृजन क्षमता कम होगी, इससे अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता कम होगी। देखो ऑप्शन क्या कह रहा है? सरकार के ऋण में कमी आएगी, गलत है। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी होगी, बिल्कुल आँख बंद करके मार दो इसको, सही है। देश में अधिक विदेशी, ये भी गलत है। ये भी गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ कि नकद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सवाल है। अब इस बार क्या कर रहा है कि सीआरआर को कम कर रहा है, वही बढ़ाया था। क्या कर रहा है? कह रहा है हमें सीआरआर को कम करना है, तो ठीक उलट स्थितियाँ हो जाएँगी। देखो, सीआरआर में कमी कर दी, अर्थात अभी बैंक से ₹500 ले रहा था, अब बैंक से इसने कहा कि भैया एक काम करो, तुम ₹100 हमको देते थे, तो एक काम करो, हमको ₹50 दो। तो बैंक ने आरबीआई के पास ₹50 जमा कर दिए। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान देना। अब इसके पास कितना पैसा बचा? ₹950। अब ये आदमी लोन लेने आया और खूब सारा इसको लोन मिल जाएगा। इस प्रकार से जो मार्केट में पैसा है, वो बढ़ जाएगा। अर्थात अगर सीआरआर में कमी किया, बैंक की साख सृजन क्षमता कम नहीं, बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता कम नहीं, बढ़ जाएगी। ठीक? देखो, बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, बिल्कुल 16 आने सच है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, बिल्कुल सही है। और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये गलत है। निवेश दर में गिरावट काहे आ जाएगी? 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 ई ऑप्शन, ठीक है? तो बस इस प्रकार से अब आप क्वेश्चन करेंगे। ये 105 क्वेश्चन है। कौन-सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? मनी और बैंकिंग, इसके अलावा भारत में बजट के अवयव। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।